आदि उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी ऋतुराज जी की कविता कन्यादान का सारांश का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत जो है ये कविता में ऋतुराज ने माँ और बेटी के बीच होने वाले घटनाओं का वर्णन किया है। एक माँ का अपनी बेटी के प्रति क्या भावनाएं होती हैं, कैसे वो विचलित होती है कन्यादान के समय में, कैसे वो अपने मन के उद्गारों को व्यक्त करती है। बिल्कुल एक सशक्त और वास्तविक वर्णन ऋतुराज जी ने करने का प्रयास किया है। जब एक माँ अपनी बेटी को शादी के बाद विदा करती है तो उसे लगता है कि मानो उसे अपने जीवन की सारी जमा पूंजी चली जा रही है। उसने जीवन भर जो कमा के रखा है वो सारी कमाई एक झटके में, एक पल में, एक क्षण में उसके हाथ से निकल जा रही है। वह अपनी कन्या का हाथ जब किसी वर के हाथों में देती है, साथ में लगता है कि उसके जीवन की सारी पूंजी, सारी कमाई कैसे चली जाती है। फिर उसे अपनी पुत्री का मुंह इस बात से भयभीत करता है कि उसकी बेटी नए घर में जा रही है, नए परिस्थितियों में जा रही है, नए माहौल में जा रही है, नए वातावरण में जा रही है। उसमें समायोजन करने में कुछ परेशानी न हो जाए या उसे कोई अत्याचार न सहना पड़े। आज गृह युद्ध एक आम कारण हो गया है। दहेज की एक समस्या के कारण बहुत सारी बालिकाओं को यातना झेलना पड़ता है। हर माँ ये हमेशा रहता है कि कहीं इस जो है दुर्भावना का, कहीं इस जो सोशल इविल, सामाजिक बुराई का मेरी बेटी कहीं शिकार न हो जाए। अब माँ का स्वाभाविक कष्ट का होना स्वाभाविक है। इन सबके कारण एक माँ चिंतित होकर अपनी फूल सी बेटी, जिसे जीवन में आने वाले कोई दुखों का बोध नहीं है, क्योंकि वो जहाँ पे रही है वह स्वतंत्र रही है, उसका पालन पोषण उतनी जिम्मेदारियों से नहीं हुआ। चूंकि जिम्मेदारी से हुआ, लेकिन जहाँ पे वो रही है एक अलग परिस्थिति में, वहाँ पे वो उसकी स्वतंत्रता रही है, उसे कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए उसे कोई दुख का बोध नहीं है। उसने सिर्फ अभी चंद खुशियाँ ही देखी हैं, क्योंकि उसके यहाँ कोई काम का या कोई बहुत ज़्यादा दबाव नहीं दिया जाता है। लेकिन ससुराल में बड़ी अपेक्षाएं होती हैं, बड़े कार्य करने पड़ते हैं। इसलिए कभी कहता है कि अभी तो उसने खुशियाँ देखी है, लेकिन अभी उसे दुख की परिस्थितियों में नहीं है और उन्हीं सपनों को अभी बिनोए है। उसे भले बुरे का पाठ अभी नहीं याद है, अभी पढ़ना नहीं जानती है। अर्थात जब किसी लड़की की अभी शादी नहीं होती है तब उसे घर में एक बच्ची की तरह बड़े लाड प्यार से, दुलार से पाला जाता है। जैसे लड़कों की परवरिश होती है वैसे आज लड़कियों की होती है। लेकिन जब उसे किसी दूसरे माहौल में जाना है, जहाँ पे एक उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियाँ निभाना है, वहाँ पे कैसे उसका समायोजन होगा। परंतु जिस दिन लड़की की शादी होती है, उसकी विदाई के वक्त अचानक से वह बड़ी लगने लगती है। उसकी माँ सही गलत समझाने में लग जाती है। एक माँ का दायित्व है, वह हमेशा अपनी बालिका को समझाती हैं कि तुमको ससुराल में कैसे रहना है, क्योंकि ये सारे आचरण वहाँ पे नहीं करने हैं। तुम्हें धीर, गंभीर और एक जिम्मेदारियों को निभाना है। ये हर माँ अपनी बालिका को समझाती हैं। माँ कहती है, उस माँ की बातों को व्यक्त करते हुए कवि कहता है, अपनी लड़की को कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। हर माता को लगता है कि उसके जीवन की ये आखिरी पूंजी है, उसे दूर चली जा रही है। हर माँ को लगता है, वो बताती है कि देखो तुम मेरी आखिरी पूंजी हो, मेरे जीवन का सब कुछ रही हो। क्योंकि एक माँ अपनी बेटी से, बेटे भी होते हैं, लेकिन माँ अपने मन के उद्गारों को अपनी बेटी से ही व्यक्त कर पाती है। बेटे से भी कर सकती है, लेकिन वो उस भावना से नहीं कर सकती। बड़े ही लाड प्यार दुलार से अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो अपने जीवन का सुख दुख बांटती थी, वही तो उसके जीवन की साथी थी। परंतु यह साथी भी उससे दूर चली जा रही है।
लड़की तो अब बड़ी हो गई थी लेकिन पूरी तरह से सयानी नहीं है। कहते हैं वह बड़ी तो हो गई है लेकिन उसके अंदर सयानी का मतलब परिपक्वता नहीं है, उसके अंदर परिपक्वता नहीं है, अभी उसके अंदर जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हुआ है, उसे अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी है, उसने जीवन की जटिलता, क्योंकि ससुराल में तमाम उत्तरदायित्व होते हैं, सबके लिए कुछ न कुछ आशाएं होती हैं, सबके लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। अब उस तरह स्वतंत्र रहना भी नहीं पड़ता है, उसे तमाम बंदिशों में रहना पड़ता है। अभी तक उसे जीवन बड़ी सरलता से बीता था, यही कारण है कि उसे खुशियाँ मनाने तो आता था लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए ये उसे नहीं आता है। अभी उसे पता नहीं है कि कैसे कठिनाई को हम समस्याओं को कैसे दूर करते हैं, कैसे कठिनाइयों से हम रूबरू होते हैं, कैसे कठिनाइयों से डट के मुकाबला करते हैं। जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम न रखे, बाहरी दुनिया में न गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण विकास नहीं होता है, क्योंकि कूप मंडूप हो जाता है। जैसे कुएं के मेढक जब वह कुएं में रहता है तो उसे संपूर्ण संसार समझता है, लेकिन बारिश के समय में जैसे कुआं भर जाता है और वो बाहर आता है तब उसे लगता है कि नहीं, संसार तो बहुत बड़ा है। इसीलिए माँ कहती है अभी तो ये दुनियादारी देखी ही नहीं है, अभी तो समाज में देखी ही नहीं है कि एक लड़की जब दुल्हन बनती है, बहू बनती है, तो उसके साथ ही बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आ जाती है। केवल तो वह सुख की कल्पना में जी रही है, केवल उसने सुखों की ही दुनिया में रही है, लेकिन दुख को कैसे झेलते हैं वह उसकी लड़की को आभास नहीं है, एहसास नहीं है कि दुखों का सामना कैसे किया जाता है। कविता की पंक्तियों में उस कवि के माँ का वर्णन किया है जो विदाई के वक्त अपनी बेटी को नसीहत देती है। हर माँ अपनी बेटी को समझाती है कि ये आचरण अब तुमको बिल्कुल ही नहीं करना है, वहाँ पे तुम्हें कैसे धीर गंभीर और सबकी अपेक्षाओं पे खरा उतरना है। बड़ी समझदारी, एक समझदार माँ है तो अपनी पुत्री को जरूर समझाती है, लेकिन समझाना कितना कारगर होता है, गृह युद्ध क्यों न हो ये अलग की बात है। किस तरह तुमको आचरण नहीं करना है, पहले माँ अपनी बेटी से बोलती है, देखो अपनी सुंदरता पे कभी मत इतराना, क्योंकि उससे ज़्यादा हमारे गुण काम आने वाले हैं। केवल तुम अपनी सुंदरता पे ध्यान देती रहोगी तो अपने गुणों का विकास नहीं कर पाओगी, इसलिए अपने गुणों पे तुम विकास पे ध्यान देना, अपनी सौंदर्य प्रसाधन की तरफ मत अपने को मोड़ना, क्योंकि अगर ये काम करोगी तुम अपने गुणों को विकसित नहीं कर पाओगी। सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए कहती हैं कि देखो आग रोटियां पकाने के लिए होती हैं न कि जलने के लिए, अर्थात अपनी बेटी को कहना चाह रही हैं अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, लेकिन दहेज के लोभी जो अत्याचार में आग के हवाले कर देते हैं उस अत्याचार को मत सहना, गलत काम न करना, कोई किसी अपने आचरण से किसी को दुख मत पहुंचाना, लेकिन अत्याचार को मत सहना, क्योंकि बुराई को सहना भी एक प्रकार की बुराई होती है। उसके बाद माँ कहती है वस्त्र आभूषण के चक्कर में मत पड़ना, ये स्त्रियों के लिए बंधन है, इसके लिए बंधन है, कभी भी नहीं बंधना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार उजड़ जाता है कि हमारे आभूषण कम हैं, उसके लिए लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारे लिए कपड़े नहीं है, वस्त्र नहीं है। तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझना। बिल्कुल एक माँ वास्तविक ज्ञान अपने बेटे को करा रही है कि अपने गुणों पे ध्यान देना। अगर ये बेटी सोच ले कि हमें गुणों पे ध्यान देना है तो शायद उसका बेहतर विकास हो जाए और लोग भी जो उसके ससुराल में हैं वो भी नतमस्तक हो जाएं उसके गुणों के आगे। सौंदर्य मोह में न पड़ना, अपने गुणों का विकास करना होगा। फिर कहती हैं कि तुम कभी भी इन सब बंधनों में न पड़ना, जो आभूषण हैं, वस्त्र हैं, ये प्रकार के बंधन हैं, इन बंधनों में भी तुमको नहीं पड़ना। इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना, एक निर्बलता किसी के सामने न आना देना। लड़की का जो आचरण होता है वह करना, पर लड़की जैसा बिल्कुल भी दिखना मत। लड़की होना पर लड़की जो अबला है, असहाय है, बिल्कुल ऐसा मत करना। हाँ, लड़की का जो गुण है,
दयाशीलता, कर्तव्यनिष्ठता, इस कार्यों को तुम करना। लेकिन तुम कभी भी अपनी तरह हीन बन जाना कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़कियां हीन हो जाती हैं, इस तरह की भावना कभी भी अपने मन में ना लाना। क्योंकि संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं। एक दीपक होता है जिसको हवा बुझा देती है, और वही एक आग की चिंगारी है जो सबल होती है, जिसको और भी बढ़ावा दे देते हैं। तो सभी जब निर्बल के सामने ही अत्याचार करते हैं और कभी भी किसी जो है कमज़ोर को ही सताने का प्रयास करते हैं, किसी मजबूत व्यक्तियों को सताने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए कहा है लड़की हो ना, पर लड़की की तरह बिल्कुल मत देखना। कन्यादान वास्तव में एक बड़ा ही भावुक पल है। माँ के दिल पे पिता भी साथ में भावुक होता है, लेकिन माँ सबसे अधिक भाव होता है। वो लगता है कि उसने अपने जीवन की अंतिम पूंजी ही दे डाली है, उसके जीवन में कुछ शेष ही नहीं बचा है। ऐसी भावना उसके मन में दिखाई देती है। एक माँ का परम कर्तव्य है कि वो सही शिक्षा दे, सांसारिक शिक्षा दे। निश्चित तौर पे माँ अपनी बेटी को एक शिक्षा देती है, कहती है कि अपने गुणों पे ध्यान देना। अगर गुणों का विकास होगा तो तुम पे कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। तुम जो है दुखों को सहना जानना, लड़की होना, पर अत्याचार को भी मत सहना। एक सीमा तक अगर तुमसे अधिक हो जाए, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग का उपयोग अगर तुम्हें कोई जलाए तो तुम सहना मत, उसका तुम प्रतिकार करना। क्योंकि ये समाज है, ये कमज़ोर को ही दबाने की कोशिश करता है। इसलिए तुम कभी भी भावुकता में मत बहना और हमेशा सावधान रहना, हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, और साथ साथ में अपने अंदर एक सावधान की भावना का भी विकास करना। किस तरह अपने आप को मजबूत बनाए रखना। एक लड़की होने की भावना से तुम ग्रसित मत होना। इस तरह ऋतुराज जी एक माँ और बेटी के बीच में होने वाले जो मन के उद्गारों को व्यक्त करने का एक सफल प्रयास किया। हमारे भारतीय संस्कार में विवाह एक अच्छा संस्कार माना गया है, क्योंकि ये संस्कार है, 7 जन्मों का बंधन होता है। एक स्त्री दो रूपों में जीती है, क्योंकि अपने मायके के जो है वातावरण से आती है, एक नए परिवेश में उसका समायोजन होना होता है। उसके लिए कितना कठिन स्थिति होती है, कितनी जो है उसके लिए सरल काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपने को उसमें समायोजित करने का प्रयास करती है। और कभी कभी ये प्रयास अगर सफल नहीं होता है तो एक सामाजिक बुराई बन जाती है। घर पे कलह, अंतर कलह, यहाँ तक कि कभी कभी लड़कियों को जलना भी, जहर खा के मरना भी पड़ता है, कूद के फांसी देकर मरना पड़ता है। लेकिन इस एक लड़की अगर कहीं मरती है तो समझिए कि 2 पीढ़ियों, 2 परिवारों का अंत होता है। लेकिन इसलिए माँ एक स्वाभाविक सा डरना है। हर माँ का एक नैतिक दायित्व होता है कि अपनी बेटी को सही सांसारिक शिक्षा दें, उसे कमज़ोर न बनाएं, उसे गुणों के साथ उसे मजबूत बनाएं। इसी उद्गारों को लेकर ऋतुराज जी अपनी इस कविता कन्यादान के माध्यम से एक माँ और बेटी की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, साथ साथ लड़की को भी मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। आशा है कि आप सभी को यह सारांश समझ में आया होगा। इसके प्रश्नोत्तर के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।